चाहे वो मायावती हों चाहे चंद्रशेखर हों, उनकी भीम पार्टी, ये दोनों दलित वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले कई चुनाव में मायावती की पार्टी उतनी प्रभावशाली नहीं रही जैसा कि एक समय वो हुआ करती थी। दलित राजनीति है उनकी और उसको चमकाने की कोशिश मायावती के विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। चंद्रशेखर कहते हैं कि नहीं, वो हमारे समर्थक नहीं थे, वो हमारी पार्टी का झंडा ले लिए, तो इस हम समर्थक तो ठीक उनके ही थे, लेकिन चूंकि हिंसा में इन्वॉल्व है तो वो दूसरी तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार का दिन बहुत भयानक रौद्र रूप लेकर गुजरा। दरअसल प्रयागराज में उपद्रव हुआ। उपद्रव इस कदर हुआ कि हजारों सैकड़ों की संख्या में भीड़ पुलिस के ऊपर, पुलिस की गाड़ियों पर टूट पड़ी और खूब जमकर उसमें आग लगाई, गाड़ियां तोड़ी और ये सब किया। दरअसल हुआ ये कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर जा रहे थे प्रयागराज मिलने दो दलित परिवारों से। एक कथित तौर पर जहां रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उस परिवार से मिलने जा रहे थे, और दूसरा एक शख्स को जिंदा जलाकर मार दिया गया था, उस परिवार से मिलने जा रहे थे चंद्रशेखर की तरफ से आरोप यह लगाया जा रहा है कि तमाम पुलिस बल उन्हें लगाने के लिए रोका गया था जिससे वो जा ना पाएं। उन्होंने एक गाड़ी के अंदर से वीडियो भी पोस्ट किए हैं जिसमें तमाम पुलिस के लोग दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जो तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया जा रहा है उसमें चंद्रशेखर की दलील ये है, भीम आर्मी की दलील ये है कि वो भीड़ में कोई और था जिसने ये सब घटनाओं को अंजाम दिया और उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस उसकी पहचान करे, सारा करे। इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी तह क्या थी, पटकथा कैसे लिखी गई और इसने कैसे इतना रौद्र रूप ले लिया। हमारे साथ हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ और वरिष्ठ पत्रकार अजीत प्रताप सिंह सर होंगे। तो सर, चंद्रशेखर की कार्यशैली हम सब समझते ही हैं, देखते हैं किस तरीके से आज अगर वो एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं और देश की संसद तक का सफ़र तय किया है, तो ये उनकी आक्रामकता थी जो शुरुआत से वो दिखा रहे थे युवा चेहरे के रूप में और दलितों को हितैषी के रूप में। अब चंद्रशेखर फिर उसी रूप में नजर आए हैं एक बार, बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है। क्या समझा जाए, चुनाव लगे हुए हैं या फिर वो चाहते हैं कि एक दलित मूवमेंट खड़ा किया जाए, क्या वजह है इसकी? देखिए, उत्तर प्रदेश में आप देखिए तो राजनीतिक रूप से दो धड़े हैं। एक बीजेपी गठबंधन है जो कि सत्ता में है और जो विरोध में इंडिया गठबंधन। लेकिन चाहे वो मायावती हों चाहे चंद्रशेखर हों, उनकी भीम पार्टी, ये दोनों दलित वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनके समर्थन के आधार पर चलते हैं। और नगीना में जो उन्होंने जीत हासिल की, सुरक्षित सीट है, तो वहाँ पर भी काफ़ी प्रभाव है दलितों का। तो अब ऐसा लगता है कि चूँकि पिछले कई चुनाव में मायावती की पार्टी उतनी प्रभावशाली नहीं रही जैसा कि एक समय वो हुआ करती थी। उसके विकल्प के तौर पर भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर, वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए इलाहाबाद में दो घटनाएं हुई, माफ़ कीजिएगा, प्रयागराज जो कि उससे सटा जिला है कौशाम्बी, वहाँ पर एक दलित बच्ची से रेप हुआ था और उसके परिवार से वो मिलने गए थे। वो सर्किट हाउस में थे इलाहाबाद में, प्रयागराज में उन्हें नज़रबंद किया गया, वहाँ जाने नहीं दिया गया। प्रयागराज में ही 50 किलोमीटर दूर एक करछना तहसील है, तो वहाँ पर एक इसौटा गांव है जहाँ पर एक दलित को जला दिया गया था अभी कुछ दिन पहले। तो उसके परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन ये दोनों जगह उन्हें जाने नहीं दिया गया। देखिए, आसानी से समझा जा सकता है कि दोनों परिवारों से मिलने का मतलब क्या है कि भाई दलित राजनीति है उनकी और उसको चमकाने की कोशिश मायावती के विकल्प के तौर पर अपने आप को स्थापित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, कितना सफल हो पाएंगे ये तो अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी कोशिश ज़रूर जारी है। और इसीलिए चूँकि बीजेपी की ऐसा लगता है कि मायावती के साथ एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग, एक अंदर खाने जो है कुछ सेटिंग, मायावती चूँकि इंडिया गठबंधन में नहीं है, इसीलिए लोग मानते हैं, एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी के साथ उनकी अंदर खाने कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए मैं बोल रहा, बिल्कुल यही वजह है कि चूँकि चंद्रशेखर का इस तरह से दलित प्रेम और हो सकता है आगे चलकर बीजेपी के लिए वो खतरा बने, इसीलिए उनको नज़रबंद कर दिया गया। अब नज़रबंद किया गया तो उनके जो समर्थक थे स्वाभाविक रूप से दोनों जगह उत्तेजित हो गए और उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। बवाल होने के बाद जो है पुलिस से झड़प हुई और काफ़ी हंगामा होता रहा, काफ़ी हिंसा की गई इन लोगों के समर्थकों के द्वारा। अब चंद्रशेखर कहते हैं कि नहीं, वो हमारे समर्थक नहीं थे, वो हमारी पार्टी का झंडा ले लिए, तो ये कैसे आदमी इनकार कर सकता है? समर्थक तो ठीक उनके ही थे,
थे, लेकिन चूंकि हिंसा में इन्वॉल्व है तो वो दूसरी तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हिंसा पर लगाम लगाया गया, बड़ा पुलिस बल प्रयोग किया गया, आप देख ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं किस तरह से ली जाती हैं, खास करके योगी आदित्यनाथ के सीएम रहते। तो अब काफ़ी जो है कार्रवाई हो रही है, पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में, सब कुछ शांत है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो कुछ न कुछ मतलब उसकी प्रतिक्रिया आगे भी चल रही है। चर्चा कर रहे थे, कई बार आपके मुंह से इलाहाबाद निकला, तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि चूंकि आप वहीं पड़े बड़े हैं, वहीं पैदाइश है आपकी, तो अमूमन जब किसी मूल रूप से प्रयागराज में रहने वाले किसी शख्स के साथ आप मिलेंगे तो उसके जबान से कई बार इलाहाबाद निकल जाता है, क्योंकि शुरुआती वैसे ही रही है। अब चूंकि आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, जो है लगभग 5 दशकों तक इलाहाबाद बोलते हुए आए हैं, तो अब कुछ दिनों के भीतर थोड़ी अनलर्न करना है, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना, तो इसलिए जो है। अब चूंकि आप वहीं के पले बड़े हैं, 5 दशक का आपका एक लंबा वक्त होता है, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा उस परिप्रेक्ष्य के बारे में। 2 सवाल हैं मेरे छोटे छोटे। एक तो आपने कहा नज़रबंद किया गया, अमूमन ऐसा देखा गया है और पुरानी घटनाओं से सबक लेना चाहिए कि जब किसी नेता कहीं परिवार से मिलने जाता है, किसी पीड़ित से मिलने जाता है, उसे नज़रबंद किया जाता है तो बड़ी खबर बनती है। अगर वो डायरेक्ट जाकर के मिल लेता तो शायद ना इतना बवाल होता और ना इतनी बड़ी सुर्खियाँ बनती। ये क्यों होता है नज़रबंद वाला काम? देखिए, ये राजनीतिक वजह है, शुरू मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वजह, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि उत्तर प्रदेश में 2 ही राजनीति के धड़े हैं, एक बीजेपी गठबंधन और दूसरा विरोधी इंडिया गठबंधन। मायावती का आप देखिए, चाहे वो लोकसभा चुनाव पिछला देखिए, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उससे पहले विधानसभा चुनाव सिर्फ 1 सीट उमा शंकर सिंह की आई, और वो भी ऐसा लोग मानते हैं कि अपने वजूद के कारण। तो लगभग बीएसपी साफ हो गई है। अब आप देखिए 2024 में खुद इन्होंने जीत हासिल की, चंद्रशेखर ने नगीना से। तो सांसद बन जाना और बीएसपी का एक भी सांसद न रहना, निश्चित तौर पर दलित जो वोट हैं उनको लेकर सियासत जारी है दोनों के बीच में। अब कौन उसको वापस लाता है, अपने समर्थक मायावती वापस लाती हैं या तो वो चंद्रशेखर के साथ जाएंगे, अभी वो बीजेपी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। कोशिश उनको पीडीए में भी, पीडीए के तहत अखिलेश यादव भी कर रहे हैं उसको अपने तरफ लाने की। तो जिधर ये लोग जाएंगे उधर ही पार्टी जीत हासिल करेगी, क्योंकि आप देखिए अभी तक बराबरी का गठबंधन दिखा है। हम लोकसभा चुनाव के नतीजों की भी बात करें तो लगभग बराबरी का गठबंधन दोनों है। दलित वोटों की जिस तरफ भी, या तो बीजेपी की तरफ गए तो बीजेपी जीत जाएगी, अगर वो इंडिया गठबंधन की तरफ गए तो इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। अब इंडिया गठबंधन और बीजेपी के गठबंधन दोनों से बाहर हैं, मायावती भी बाहर हैं, चंद्रशेखर भी हैं। लेकिन आगे चलकर राजनीति में पता नहीं किस तरह का समीकरण फिट बैठता है। चंद्रशेखर हो सकता है कि आगे चलकर इंडिया गठबंधन में मर्ज कर जाएं, क्योंकि उनकी कांग्रेस से भी अंडरस्टैंडिंग है, जैसी कि मायावती। माटी में ये समझूं कि नज़रबंद वाला फॉर्मूला इसलिए अप्लाई किया जाता है राजनीतिक एक साजिश के तहत, जिसको कानून व्यवस्था कि मतलब राजनीतिक रूप से फ़ायदा ना उठाने पाए वो, क्योंकि अगर वहाँ जाते तो उन्हें हीरो बनने का मौका मिलता, कौशाम्बी भी जाते तो हीरो बनने का मौका मिलता। कौशाम्बी में अभी बीजेपी चुनाव हार गई, मतलब पिछले संसद का पिछले साल जो चुनाव हुआ वो 2 बार से जीतते आए थे, लेकिन इस बार हार गए, सपा वहाँ जीत गई। तो निश्चित तौर पर रोकने का फ़ायदा सबको मिलेगा, सपा हो चाहे बीजेपी हो चाहे बीएसपी हो, सब। नहीं, ये सिर्फ बीजेपी अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। अगर इंडिया गठबंधन का नुकसान होता तो वो जाने देते, लेकिन चूंकि ऐसा लगता है कि भविष्य में चंद्रशेखर जाके इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, तो इसलिए उन्हें रोका गया। आखिरी सवाल और, चूंकि आप प्रयागराज के मूलतः रहने वाले हैं, वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स का मतलब कास्ट की गुड़ागड़ित समझाइए, जात का समीकरण क्या है? देखिए, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र प्रयागराज जो है, अभी भी इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र बोला जाता है, उसका नाम अभी प्रयागराज नहीं हुआ, जिले का नाम बदला गया। तो इलाहाबाद में पहले 3 हुआ करते थे, अब चूँकि कौशाम्बी अलग हो गया है, तो कौशाम्बी में दलित प्रभाव है, वहाँ दलित जिधर वोट करते हैं वो जीतता है। पिछली बार चूँकि राजा भैया की सीट भी वहीं पे आती, उसी कौशाम्बी में, और उनकी तरफ से जो है 50 या 55 हज़ार वोट सरप्लस होते हैं, और उन्होंने सपा को दिलवाया और इसीलिए बीजेपी वहाँ पे हार गई। दूसरी बात, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कुछ हिस्सा इलाहाबाद शहर का है प्रयागराज का, और बाकी हिस्सा रूरल है। तो उस रूरल में आप देखिए तो ज़्यादातर ओबीसीज़ हैं, और इस बार वहाँ कांग्रेस जीती है, उज्जवल रमण सिंह। बीजेपी के नीरज त्रिपाठी हार गए, लंबी मार्जिन से हारे हैं। तीसरी सीट प्रयागराज की फूलपुर है। फूलपुर
यानी गंगा और गंगा के पार सिटी नॉर्थ और फाफा मऊ सोराव इस तरह से ये उसकी तहसीलें हैं। और गंगा के पार यमुना के पार इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र और गंगा के पार फूलपुर संसदीय क्षेत्र। तो वहाँ पर पटेल बहुत संख्या में हैं, पटेल कुर्मी वोटर्स हैं। इसीलिए आप देखिए कि वहाँ से अभी प्रवीण पटेल जीते हैं। इसके पहले केसरी देवी पटेल थी, वो राम पूजन पटेल 84 से आप देखिए तो वो वहाँ पटेल ही ज़्यादातर जीतते आए हैं। तो प्रयागराज की ऐसी सीट है, वहाँ एक बार अतीक अहमद भी जीत चुके हैं फूलपुर से सपा के सहयोग। कुछ प्रभाव है उधर बिल्कुल उनका ये इलाहाबाद जो संसदीय क्षेत्र है और उससे सटा मिर्ज़ापुर जो है, तो वहाँ पर ये जो अपना दल के वोटर्स हैं पटेल हैं और साथ ही साथ मल्ला बड़ी संख्या में हैं, निषाद जो बोले जाते हैं। हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि अब निषाद वापस लाने की। निरंजन ज्योति को हमने देखा फतेहपुर में, और ये जीतती हैं अनुप्रिया पटेल मिर्ज़ापुर से। और साथ ही साथ आप देखिए संजय निषाद, बिल्कुल वो तो बीजेपी के साथ है ही है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि सब, और वो लोग हैं भी, लेकिन इंडिया गठबंधन भी कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद और आसपास जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा पटेल जो है फूलपुर में वो उन्हीं का जो जिताएंगे जिसको वो जीतता है। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र पे ओबीसी जो गंगा यमुना पार जो एरिया है और शहर का दक्षिणी पश्चिमी जो पश्चिमी डोमिनेटेड है मुस्लिम से, वहाँ पर अतीक अहमद विधायक के तौर पर जीतते रहे। तो ये सब जो है सपा का वोट है। इस बार वहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन था और कांग्रेस के नेता उज्जवल रमण वहाँ पे लड़े और जीत गए। बाकी वहाँ पर मतलब मोदी का प्रभाव तो था ही, लेकिन बावजूद इसके आप देखिए कि 37 सीटें सपा ने जीती है, 8-9 सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी 2024 के चुनाव में हार उसे मिली है, लोकसभा के चुनाव में जीत नहीं मिली है, हार मिली है। और अब यही कोशिश है, क्योंकि 2 साल के बाद फिर से चुनाव है, कि चुनाव उसके लिए मतलब बहुत बड़ा एक टेस्ट, लिटमस टेस्ट होगा। इसीलिए बीजेपी अभी तैयारी कर रही है कि आगे चलकर ओबीसी वोटर्स पे फोकस करे। और इलाहाबाद के आसपास ये वोटर बहुत संख्या में है, सवर्ण ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इनका इतना महत्व है। लेकिन एक सर आखिरी सवाल और छोटा सा पूछना चाहूँगा। ये जो पीड़ित परिवारों से चंद्रशेखर मिलने जा रहे थे, सत्ता पक्ष का अगर कोई या सरकार का कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचता है और कोई विपक्ष का नेता पहुँच रहा है, पीड़ित परिवारों को अपना कंधा दे रहा है, वो उसके कंधे पर सांत्वना दे सके, तो रोकने की कवायद कहाँ तक ठीक है? भाई ये राजनीति है, वहाँ पर उसको हीरो बनने का मौका मिलता। अगर वो वहाँ गया होता, उन पीड़ित परिवारों के साथ बैठा होता, तो समर्थन हासिल करता ना, वो हीरो बन जाता वहाँ का, कि कोई तो आया उससे मिलने, इसीलिए नज़रबंद किया गया। तो ये तो राजनीति है भी, सियासत है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा बदलता है, कभी मोहरा बदलता है। अब चंद्रशेखर को जिस तरीके से रोका गया, उसके बाद जो हुआ वो आप मीडिया की सुर्खियों में देख ही रहे हैं, लगातार उसकी तस्वीरें वीडियो आ रहे हैं। पुलिस अब इस पर जांच कर रही है और जांच में जो कुछ सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।